उद्योग को किया। अब तीसरा, अच्छा शराब के खिलाफ होंगे, शराब को इनकरेज करेंगे, वो खिलाफ होंगे। तो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स वाले को उसमें लिखिए आर्टिकल 47 टू प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। गवर्नेंस क्या होगा? अभिशासन हो गया। तो राज्य ऐसा कदम उठाएं, राज्य सरकार या पूरा सरकार जो है ऐसा कदम उठाएं ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, वेलफेयर स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट हो सके। तो जब वेलफेयर स्टेट और खास करके सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स होंगे तभी तो वेलफेयर स्टेट होगा। कैपिटलिज्म तो यहाँ होगा नहीं, यहाँ क्या होगा? सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स। क्या क्या होगा? गांधीयन प्रिंसिपल, सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल। अगर किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 वो जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा सकता है। हाई कोर्ट कल तो रिट्स हो गया था ना सारा, यस सर, समझ में आ गया था ना। हाँ, तो आज 33, 34, 35 के बाद डीपीएसपी स्टार्ट करते हैं फटाफट। हाँ, एक क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग क्या? हाँ, आर यू ऑल विलिंग टू टेक क्वेश्चंस? यस और नो? विथ ऑल विगर, विथ ऑल एनर्जी। पहले सेटल डाउन हो जाओ। यहाँ थोड़ा हवा चला देना यार। कहाँ गया वो? ओह, जो उसको बुलाओ, ये थोड़ा हमको मेरे तरफ खींचेगा हवा। इसको थोड़ा सा मेरे तरफ कर दो, नवीन की तरफ नहीं। तो नाम नवीन है ना? अर्शिद। आप नए स्टूडेंट हैं क्या? आप पुराने स्टूडेंट हैं? आप यहाँ बैठते थे? हाँ, तो लिखिए आप सारा नोट्स सारा सब फेयर किया? कुछ नोट्स समझ में आ रहा है? क्वेश्चन देख रहे हैं कि नहीं? कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है? देखो, अल्टीमेटली पढ़ने का फायदा तभी है, मैं बता रहा हूँ, स्पष्ट तौर पर बता देता हूँ। कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ने का फायदा तभी जब तक आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। सिंपल सी बात है, चाहे मेरे से पढ़ो या किसी से पढ़ो, किसी को। Until and unless you are able to solve the PYQs very easily, दिमाग में जो नहीं लगाना पड़े। लिबर्टी का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। एकदम रट गया आदमी, इतना वर्क किया हमने कि वो रटा गया। क्लियर है? आया टक से लगा दिया। अब फंडामेंटल राइट स्टार्ट्स फ्रॉम, कोई नहीं बोलेगा, फंडामेंटल राइट स्टार्ट्स फ्रॉम विच आर्टिकल? घबराना नहीं, कोई भी पूछा कोई चीज, घबराने की जरूरत नहीं है। घबराहट आ गई, घबराना नहीं है। टेक इट एज अ चैलेंज, राइट? यू आर मच जूनियर टू देम, आई थिंक। तो घबराने वाली बात नहीं। क्या पूछा शिक्षक ने सवाल? फंडामेंटल राइट स्टार्ट्स फ्रॉम विच आर्टिकल? कोई आइडिया नहीं, कोई बात नहीं। आप बताओ, फंडामेंटल राइट स्टार्ट्स फ्रॉम विच आर्टिकल? जिससे पूछेंगे
सिटीजनशिप स्टार्ट्स फ्रॉम विच आर्टिकल? आ सकता है क्वेश्चन ना, मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आ सकता जो नहीं पढ़ा है हमने. What is the difference between Article 2 and Article 3? What is the difference between Article 2 and Article 3? बगैर इसका अपना पन्ना पलटे हुए इन 2-3 प्रश्न जो मैंने पूछा है उसको मन में लाओ, यहाँ पे लाओ, 2-3 मिनट का समय है, और फिर बताओ कि मैं फिर हाथ उठाओ कि मैं आंसर दे सकता हूँ सबका. ठीक है, क्योंकि ये जो आंसर दिया वो क्या था? आंसर क्या था, सही है गलत? गलत आंसर. ठीक है, कोई बात नहीं. अब हमको चाहिए, दिमाग में जोर डालिए, आप जरूर सही पहुंच जाएंगे. 3 प्रश्न में क्या, 2 और 3 में क्या डिफरेंस है? फंडामेंटल राइट कहां से स्टार्ट होता है और सिटीजनशिप कहां से? 3 प्रश्न पूछा ना मैंने. इन 3 प्रश्न सभी लोग जवाब देंगे. मन में 1 मिनट तक थोड़ा मेडिटेशन करो, सोचो. मैं 1 मिनट छोड़ देता हूँ. चलिए आप बताइए. नया स्टेट तो तेलंगाना भी था. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. जब भी हम कोई नया स्टेट फॉर्म कर रहे हैं, कैसे? या तो अक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, उसी से होगा ना, क्योंकि एग्जिस्टिंग में अगर कोई चेंजेस लाएंगे तो वो 3 में चला जाएगा. यही डिफरेंस है 2 और 3. क्लियर है? और हम चाहेंगे एक आंसर को आप रिविजिट कीजिए. FR वाला आंसर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ. मैंने क्या क्वेश्चन किया कि फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट कहाँ से होता है? हाँ, वो उससे कोई मतलब नहीं है. आपसे वो आपको चैप्टर नहीं पूछा गया ना, आपसे क्या पूछा गया? फंडामेंटल राइट्स कहाँ से स्टार्ट होता है. तो आप क्या बोलेंगे, कहाँ से स्टार्ट होता है? 14 से. चलो, इट स्टार्ट फ्रॉम 14, सिंपल. अब बाद में वहां पे लिखेंगे, दो द एंटायर चैप्टर अंडरटेक्स 2 more आर्टिकल 12 and 13. 12 defines state and 13 defines constituent और legislative law. ठीक है, पावर पार्लियामेंट. क्लियर है? एक स्टेट डिफाइन करता है, एक लॉ डिफाइन करता है. सिंपल. लॉ क्या है? क्लियर है? घबराहट में ज्यादा गलती होती है, जबकि जानते हैं लोग. ऐसा माना गया ना. मैं भी मेंस का क्वेश्चन आप लोगों का चेक कर रहा था. घबराहट में काफी गलती हुई है, काफी. अरशद से भी गलती हुई है. सोशलिज्म के डेफिनेशन में गलती है, मुझे उम्मीद नहीं थी उससे. कम्युनिज्म के डेफिनेशन में मुझे उम्मीद नहीं थी. और भी लोगों, मैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि नाम मुझे याद नहीं है.
अभी बहुत कॉपी चेक नहीं कर पाया हूँ मैं, लेकिन जो भी कॉपी मैं चेक किया हूँ उसमें घबराहट में गलती हुई है, जल्दीबाजी में गलती हुई है। बात समझ रहे हो? इसी के लिए यहाँ पे कोई भी मैकेनिज्म जो टेस्ट का रखा गया इंस्टीट्यूशन से, वो इसीलिए इसी को अरेस्ट करना है ना, इसी को अरेस्ट करना है। अंग्रेजी में गलती में जान रहे हैं, लेकिन उसके जो सेंटेंस फॉर्मेशन है उसमें टेंसेस में चेंज हो जाता है, मीनिंग बदल जा रहा है। तो ये सब गलती को ही अरेस्ट करना है। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया कि आप लोगों को जब कॉपी मिलेगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल एक क्वेश्चन लिखे हम लोग, यस और नो। मुस्कुराइए पहले आप लोग सब, क्योंकि उदास हो गए हैं आप लोग, और उदास क्लास हमको अच्छा नहीं लगता है। चाहे लाख गलती हो जाए उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं, हम सुधरेंगे, दोबारा ना करें, यही चीज है ना। चलिए लिखिए क्वेश्चन लिखिए। डेमोक्रेसी सुपर वर्च्यू, डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू lies in the fact that it calls into activity. Repeat correct? Democracy's superior virtue lies in the fact that it calls into activity. Into activity. Activity. Clear है? A. The methods for strengthening executive leadership. The methods for strengthening leadership. Executive leadership. कोई फायदा नहीं हो रहा इससे। Second, a band of dedicated party workers. A band of dedicated party workers. तीसरा है a superior individual with dynamism and vision. Individual with dynamism and vision. और लास्ट है the intelligence and character of ordinary men and women. आप लोग भी लिख लीजिए, अब जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन लिखिए फटाफट। एक क्वेश्चन है, अब इसके जो आंसर होंगे उसको, जो आपका आंसर होगा उसको रीजन देना है इसमें, क्यों आपने ये आंसर चुना अपने वर्ड्स में। मैंने ये प्रीलिम्स भी हो गया और एक मेंस का लिखावट भी हो जाएगा। मैंने व्हाई यू हैव चोजन दिस आंसर, ठीक है। क्वेश्चन लिखो फटाफट। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसीज
डेमोक्रेसीज सुपीरियर वर्च्यू, ये आपके आईएएस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है 2017 का। डेमोक्रेसीज सुपीरियर वर्च्यू, देखो जो हम बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसमें करा रहे थे ना, जिसमें डेमोक्रेसी हम लोग पढ़ रहे थे, उसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो बन जाएगा, तुरंत 2 मिनट के अंदर बन जाएगा। डेमोक्रेसीज सुपीरियर वर्च्यू lies in the fact that it calls into activity बस ऑप्शन नंबर 1 ए, the methods for strengthening executive leadership, methods for strengthening executive leadership. Second, a superior individual with dynamism and vision. Third, a band of dedicated party workers. A band of dedicated party workers. Band of dedicated party workers. D है the intelligence and character of ordinary men and women. चुपचाप आप इसके आंसर लिखिए, डोंट डिस्कस एंड राइट द एक्सप्लेनेशन फॉर योर आंसर्स, व्हाई यू हैव चोजन दिस पर्टिकुलर आंसर, गिविंग प्रायोरिटी फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, क्लियर है? तो यू हैव गॉट dual liability. First is to tick out the right answer and why have you chosen this answer. You have to explain also in writing.
क्वेश्चन लिख लीजिए आप। अपना अपना जवाब लाइए लिख के। बन गया? वेरी गुड। बन गया हो तो आपका बना? ठीक। लैंग्वेज से लैंग्वेज से नहीं ठीक है, और भी कोई पॉइंट्स होंगे उसमें। ठीक है, एक आंसर इज ऑल करेक्ट, सभी का आंसर सही है, लेकिन जो पॉइंट आप देखो, सबसे पहले ऑर्डिनरी मेन एंड वीमेन है ना, तो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यहां तो ठीक है, बट द सोवरिन हैज रिकॉग्नाइज द राइट। वहां जब ऑर्डिनरी बनाते हैं, कैसे ऑर्डिनरी बनाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि बगैर कोई एजुकेशनल या इकोनॉमिक क्राइटेरिया को देखते हुए कि वो पैसा वाला है या पैसा नहीं है, पावरफुल है या पावरलेस है, विदाउट असाइनिंग एनी ऑफ दीज कंसिडरेशन वी हैव रिकॉग्नाइज्ड राइट्स। We have, I mean, state has recognized rights. That means to a ordinary. Ordinary कहने का मतलब क्या हुआ कि we have not taken into consideration the role of money, role of power. But despite that, we have recognized, we have given them the right. Clear है? इसीलिए वहाँ पे उसका contribution क्या है? Ordinary है, लेकिन ultimately क्या है, वो deciding factor हो जाता है। ठीक है? चलिए हम लोग अब चलते हैं 32 तक, 33, 34 और 35 पे। हाँ, 33, 34 और 35 आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं।
क्या संसद को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए, मेरा प्रश्न ये है, क्या संसद को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए कि कुछ खास वर्ग जो हमारे समाज में है, अ स्पेसिफिक कम्युनिटी ऑफ पीपल एंड पर्टिकुलरली दोज सर्विंग अंडर आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी, रॉ में है, जैसे को रिसर्च और एनालिसिस में है, आईबी में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, सीबीआई में है, इन लोगों के ऑफिसर्स, इन लोगों के जो सर्विस पर्सनल हैं, उनके फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट करना कुछ खास कंडीशंस में, क्या पार्लियामेंट को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए? क्या लगा आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? नॉलेज छोड़ दीजिए, कॉमन सेंस क्या होता है? सर होना चाहिए कुछ सर्टेन कंडीशंस, जैसे कोई अब कहीं मार्शल लॉ लगा हुआ है, दूसरा कंडीशन में दे रहा हूं, ये तो एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन कहीं मार्शल लॉ लगा है, तो क्या वो ऑर्डिनरी सिचुएशन होगा या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होगा? आपातकालीन इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, ठीक है, इंसर्जेंसी हो रहा है, ठीक है, वहां पे टेररिस्ट का हम पिछले 3-4-6 महीने में गवर्नर रिपोर्ट दिया कि काफी अटैक हुआ है, इंटेलिजेंसी एजेंसी भी ऐसा दिया कि होने वाला है। तो ऐसे वल्नरेबल सिचुएशन में, खास करके बॉर्डर रिलेटेड एरियाज में, अगर सरकार वहां पे मार्शल लॉ लगाती है, तो क्या उस टिल सच टाइम मार्शल लॉ इज इन ऑपरेशन, तो वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को क्या रेस्ट्रिक्ट करने का अधिकार पार्लियामेंट को है? या इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप लाइक इंडिया, आप लोग इस पे सोचो, क्योंकि ये 33 और 34 इसी का बखान है। इट एक्सप्लेन्स ओनली दिस ओनली। और 33-34 दोनों में ही लिखा गया है कि ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉ, only parliament can make law by which their fundamental rights can be restricted. That means constitution has given authority to the parliament, that parliament in these situations can make law that restricts the FR. समझ में आया? तो लिखिए अब तो 33 लिखिए। Article 33 gives the parliament the authority to limit or restrict or eliminate the fundamental rights of the members of armed forces, police forces, paramilitary forces, intelligence agencies, full stop. And only parliament can make law and not state legislature.
and such law cannot be challenged in any court. And such law को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, किसी कानून में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, कैनॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब प्रश्न ये है कि ठीक है भाई, मैं वर्दी नहीं पहनता हूँ, मैं हाथ में मशीन गन नहीं है मेरे, मैं कोई एयरफोर्स का पायलट ऑफिसर नहीं हूँ, मैं कोई एक ऑर्डिनरी वहाँ का सर्विस हूँ, जैसे बार्बर हो गया, आर्म फोर्सेस में वो भी होते हैं जो बाल काटते हैं, कारपेंट्री वर्क हो गया, कुक हो गए, ये सब जो सिविलियन वर्क हैं, लेकिन है वो संगठन में कहाँ के, आर्म फोर्सेस के, इंटेलिजेंस, क्या उनको इस दायरे में लाया जा सकता है या इस दायरे से बाहर है? प्रश्न ये समझ में आया कि प्रश्न अब तक तो हम लोग क्या डील कर रहे थे कि मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, मेंबर्स ऑफ द पारामिलिट्री फोर्सेस, मेंबर्स ऑफ द इंटेलिजेंसी एजेंसी, तो सबसे पहले सुनने में क्या आता है समझ में, वर्दी पहन के तैयार है आदमी, लेकिन उसके बारे में तो कारपेंट्री वर्क के बारे में ध्यान में नहीं आएगा ना किसी को, कुक के बारे में ध्यान नहीं आएगा, बट दोज आर आल्सो एसेंशियल वर्क्स। हाउसकीपिंग मामला है, हाउसकीपिंग का एकेडमीज में हाउसकीपिंग स्टाफ्स होते हैं, सिविलियन स्टाफ होते हैं, लेकिन वो लोग भी ड्रेस में रहते हैं, बट दे आर नॉट इन एनी वे एसोसिएटेड विद फाइटिंग एक्टिविटीज, आर्मर्ड नहीं हो, कॉम्बेटेंट नहीं है वो, है ना। स्टोर के इंचार्ज कोई है, स्टोर कीपर, तो नॉन कॉम्बेटेंट वर्क है, उसमें कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज है, नहीं है ना। तो इस तरह के काम में, लेकिन एक बात ये भी, जो कुक है, अब खाना ही तैयार नहीं होगा तो वहाँ पे समंदर के बीच में फंसे हुए, वहाँ पे कुक नहीं आएगा, वहाँ पे तो कुक काम कैसे होगा, रीइंफोर्समेंट नहीं पहुँचेगा, एनीथिंग विल कोलैप्स। तो सबका इंपॉर्टेंस है। अब वहाँ पे प्रश्न ये कि उनको उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में क्या विचार किया जाना चाहिए, वेदर दे शुड, ये पार्लियामेंट जो इस तरह के लॉ बना रहे हैं वो भी इसमें शामिल होने चाहिए, हैं या नहीं है। दे आर वेरी मच द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर किसी के फंडामेंटल राइट की बात करें तो उसमें वो लोग भी हैं, तो ये लिख लीजिए, सिविलियन, उनको कहा था सिविलियन स्टाफ। सिविलियन स्टाफ को फंडामेंटल राइट मिलती है, सर उनके बीच में इक्वालिटी की लाइन हो सकती है, इक्वालिटी आ जाती है किसमें, सर आर्म फोर्सेस जो वैसे हैं, जनरल ड्यूटी एंड सिविल वाले, इक्वालिटी बन सकती है सर। सब जब कुक, सफाई कर्मचारी, कुक, कारपेंट्री, बार्बर, टेलर, जब ये सब आ गए तो सब आएंगे, ठीक है। तो दे आर सपोर्टिव स्टाफ, दे आर ऑक्सिलरी, दे आर नॉट मेन, दे आर ऑक्सिलरी। तो लिख लीजिए यहाँ पे, सिविलियन एम्प्लॉइज ऑफ द आर्म फोर्सेस, सिविलियन एम्प्लॉइज ऑफ द आर्म फोर्सेस सच एज बार्बर्स, such as barbers, carpenters, tailors, watchmen, cooks, mechanics, they are all included in this article. They all are included in this article. Clear है? आइए 34,
According to this article, comma, the area in which martial law is imposed or declared. According to this article, the area on which martial law is declared है, imposed है ना, enforce है, कैसे? ड्यू टू वॉर लाइक सिचुएशन, ड्यू टू वॉर लाइक सिचुएशन, युद्ध के तरह की स्थिति बन गई है, इन्वेजन, रिबेलियन, रायट, और वायलेंट रेसिस्टेंस टू द लॉ. Only parliament, कॉमा देख लीजिए, only parliament can compensate any government employee or for any person for any act carried forward in connection with maintenance of order or peace in that area. इसका मतलब समझाइए. किसी भी एरिया में वॉर लाइक सिचुएशन हो, बहुत ही आसान है कोई. रिबेलियन वगैरह, तो उस केस में सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है किसी को डायरेक्ट करने की, वहाँ का सिचुएशन करने. थोड़ा सा और डीप, एक हल्का सा एलिमेंट और छूट रहा है. किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को करेगा जो वहाँ पे पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा. क्या 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 क्या? पार्लियामेंट ही वहाँ पे किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भेजेगा जो वहाँ पे लॉ को, ऑर्डर को पीस ना मेंटेन ना करेगा. ना. हाँ, पार्लियामेंट के पास ही पावर है जो फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से. तुम आगे हल्का सा तुम्हें छूट रहा है. पार्लियामेंट की पावर है जो वो जो सिर्फ पार्लियामेंट ही है जो कंपल्सरी कर सकती है किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर पर्सन को अगर उसको हार्म. इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब क्या होगा? आर्म फोर्सेस के बारे में क्या रोल है उसका? ये एनी पर्सन, किसी पर्सन को.
पूरा पढ़ो, उसी में लिखा हुआ है, पूरा पढ़ो नहीं, आराम से पढ़ो। मतलब सिर्फ उस वाले एरिया में अगर ऐसे डिबेट हो तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर होती है उस इंसान को जो मेंटेन करता है पीस एंड ऑर्डर, उसको कॉम्पेंसेट करने की, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो कोई भी। वहां तक ठीक, एक और छूट रहा है वहीं पे, वहां तक पहुंच रहे, लेकिन एक जरा सा वहां पे छूट रहा है, क्योंकि पूरा उसमें लिखा हुआ है, आप एक बार देखो ठीक से, ठीक से। हाँ 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 वॉलंटरली पार्टिसिपेट कर रहा है, पीस हाँ। और ऑर्डर मेंटेन करने के हाँ। लिए पावर होता है, उसे कंपनसेट पार्लियामेंट करेगा। हाँ, नहीं उस कंपनसेट देखो, यहाँ थोड़ा सा समझ बैठो, मान लो ये एरिया है, ठीक है, इसमें लग गया मार्शल लॉ, क्लियर है। अब यहाँ इस ऑर्डर यानी कि पीस, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, पीस, शांति स्थापित करना है ना, तो शांति स्थापित करने तो गवर्नमेंट क्या होंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस जाते हैं, या कोई भी सिविलियन, यहाँ पे बोला कि वो तो है ही, कोई भी सिविलियन अब उस उपद्रवी को शांत करना है ना, उपद्रव को शांत करना है, तो उपद्रवी जब शांत होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन वो लगाएंगे, घर से बाहर ना निकलो, मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, कुछ बोलो मत, जागरण ना करो, क्लियर है, ये करेंगे। तो वहां पे बोलेगा अच्छा तुम हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो, इतना हिम्मत तुम्हारा, ये कौन बोल रहा है, वो लोग जो वहां रह रहे हैं, अभी हम चैलेंज करते हैं, तो जो चैलेंज करने के लिए जो उत्साह के साथ जाएगा उसका कोई सुनवाई वहां पे नहीं होगा। क्यों, आपको जो क्यों, क्योंकि उसको इंडेमनीफाई एक्ट जो है, इंडेमनिफिकेशन एक्ट जो है, वो पार्लियामेंट में नल एंड वॉइड कर देता है। दैट मीन्स इंडेमनीफाई को कंपनसेट कैसे करेगा, उसको किसको कंपनसेट कर रहा है यहाँ पे, किसको, जो जाएगा उसको कैसे कंपनसेट करेगा, इंडेमनिफिकेशन एक्ट से, उसी में सारा चीज लिखा हुआ है, क्लियर है। दैट मीन्स द पर्सन will not suffer any disadvantage. Who will not suffer any disadvantage? जिसको कि ये दायित्व जो लिया है या सरकारी वर्दी पहनकर ये काम कर रहा है, समझ में आ गया? फिर से समझाता हूँ, हमको नहीं समझ में आया, तुम समझाओ उसको। इसके एग्जांपल पर कारगिल वॉर हुई थी, नाना पटेकर एक सिविलियन थे, उन्होंने पार्टिसिपेट करा था वहां जाके। हाँ, अब ये तुम इसमें जो अभी तो ऐसे भी आर्मी ऑफिसर में जाते हैं ना लोग, टेरिटोरियल, हाँ टीए में जाते हैं, वो भी, तो मैं वो कह रहा हूँ कि हाँ तुम समझाओ इसको, नहीं समझ में आया। देखो एक इस यहाँ पे लग गया मार्शल लॉ, क्लियर है, मार्शल लॉ लग गया, हम लोग कौन है, ऑर्डिनरी सिटीजन है, ऑर्डिनरी सिटीजन के लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटीड है भैया, संविधान सब पढ़ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ के सब वहाँ आया है, वहाँ पे मान लो एक एग्जाम्पल। लेकिन सिचुएशन तो हुई बात, वॉर लाइक सिचुएशन के, चाइनीज अटैक होने वाला है, इंटेलिजेंस की खबर है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी समय, तो यहाँ पे शांति स्थापित करना या प्रिवेंट कर रहे हैं हम, दोनों बात हो सकता है, इवन विदाउट द एक्चुअल हैपनिंग ऑफ द इवेंट, आई गॉट द इंफॉर्मेशन, सो आई हैव टू एक्ट प्रोएक्टिवली, गवर्नमेंट हैज टू एक्ट प्रोएक्टिवली। तो वहां पे संविधान एक सपोर्ट क्या दे दिया है कि अब ज्यादा बाहर नहीं निकलना है तुम लोगों को, एक पूरा एकदम अनाउंसमेंट हो रहा है, बोला मेरा तो एग्जाम है, बोले मुझे मार्केट प्लेस जाना है, हमको यहाँ जाना है, सबका एफआईआर वहां पर लूज हो गया ना, बोला अच्छा देखते हैं कौन हमको नहीं जाने देगा, हम अभी चैलेंज करते हैं कोर्ट में, जैसे वो जाएगा तो पार्लियामेंट ने उसको क्या दे दिया, एक कवच दे दिया कि इसके किसी भी दावे को अस्वीकार कर दिया जाएगा, यानी कि दावे को, क्लेम को, कि मेरा इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, ऐसा कोई कुछ नहीं माना जाएगा। तो उस एक्ट को बोलते हैं एक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन। दैट एक्ट ऑफ इंडेमनिफिकेशन इज टू बी पास्ड बाय ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट। समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग 33 और 34 वो जैसे उसमें होता है वैसे इसमें भी होगा। हाँ, आइए 35 पे।
अब देखो यहाँ पे कुछ लेजिस्लेशन है कि पार्ट 3 को हम कैसे इमीडिएटली इफेक्ट में लाएं। तो लिखिए यहाँ पे 35 enables the parliament to enact laws on specified matters comma even those that may fall within the purview of state legislatures, that is state list. अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ इसको पढ़ के ये समझ में आता है कि पूरे फंडामेंटल राइट्स को अगर हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है तो पार्लियामेंट को यह अधिकार ये देता है कि तुम सिर्फ यूनियन लिस्ट में ही नहीं, कुछ खास स्पेसिफाइड मैटर्स जो कि स्टेट लिस्ट के भी हो, उसमें भी तुम कानून अपना बना सकते हो। क्लियर है? समझ में आया? अब वहाँ पे लिखेंगे कुछ आर्टिकल्स, आप लिखेंगे These are matters prescribed under। अब क्वेश्चन ये है, अब समझ लो पहली बात को, ये जो आर्टिकल्स अभी आप लिखने जा रहे हैं, ये आर्टिकल्स के तहत अगर कोई स्टेट का कानून बना होगा या संदर्भ में कोई होगा, उसमें भी कोई चेंजेस लाना है तो वो कौन लाएगा? पार्लियामेंट। ठीक है, समझ में आ गया? तो लिखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 3 ब्रैकेट में 3 करेंगे। सेकेंड, आर्टिकल 32, थर्ड आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, तो अब ये समझ लो कि आर्टिकल 16(3) के का यहाँ क्या मतलब है, पहले समझाओ, दिमाग लगाओ, क्या मतलब, यहाँ क्यों लिखा गया है आर्टिकल 16? अब मान लो कि कोई स्टेट का, ये तो एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है ना, 16(3) एम्प्लॉयमेंट वाला बात है। कोई स्टेट या यूटी का या कहीं पर भी किसी एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है और वहां पे रेसिडेंस को अगर कोई क्वालिफिकेशन बनाना है, क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होगा? निवास। तो ये पॉइंट नंबर 1 होगा। तो इससे संबंधित कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। और यह 16(3) यानी इंप्लीमेंटेशन ऑफ पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट का पार्ट है। क्लियर है? तो इसमें क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है, अब दिमाग लगाओ, इस आर्टिकल पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है? अब वहां पे आर्टिकल 32 भी लिखा हुआ है और अभी आप लोग पढ़े 32 क्या। अब यहां पे क्वेश्चन देखो क्या है, क्या संसद को यह अधिकार, सब संसद को अधिकार की बात करें, किस किस की जब बात हो रही है, संसद को अधिकार कौन देता है? संविधान देता है। हैज कॉन्स्टिट्यूशन गिवन पार्लियामेंट टू, गिवन पावर टू द पार्लियामेंट दैट ओके you can, originally Supreme Court and High Court are empowered to issue writs। हम लोग सभी पढ़े, कौन है? हायर जुडिशरी में
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। लेकिन अदर देन दैट, अदर देन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, कैन देयर बी एनी अदर कोर्ट? कैन देयर बी एनी अदर कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावे कोई और न्यायालय भी हो सकता है जिसे संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से, by virtue of the law made by the parliament, is empowered. Who is empowering? Constitution has empowered parliament to empower other courts, to let them issue writs in a similar manner they were issued by Supreme Court and High Court. Clear है? हाँ, समझ में आ गया? तो ये किसके तहत आ जाएगा? 32 के तहत आ जाएगा। 32 है ना उसमें। तो इस संदर्भ में अब बोलेगा 35 में 32 का क्या रोल है? अब तुम समझाओगे। आप समझ रहे हो? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो 35 में 32 का यही रोल है। 32 क्या था? रिट था, रिट जुरिडिक्शन था। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। लेकिन 35 क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट किसी खास व्यवस्था के अनुसार क्या उसको संविधान के अधिकार देती है कि हाई कोर्ट और लो कोर्ट के अलावे भी कोई कोर्ट रिट इशू कर सकता? बिल्कुल हाँ। क्लियर, समझ में आ गया? लिख लीजिए अपने भाषा में, लिख के दिखाइए फटाफट ये वाला। लिख लिया? तो कौन कौन से आर्टिकल आ गए? 16(3), 32, 16(2), क्लाउज 2 लिखा, 16 क्लाउज 2 वो भी लिखोगे ना? 32 लिख लिया ना? 16(2) भी लिखो कि पार्लियामेंट को रेजिडेंस वाला मामला। हाँ 16(3) और 32 और 33, 34 वो जो पहले पढ़ा था वही वाला चीज है इसमें। ठीक है, कि पार्लियामेंट कानून बना सकता है। तो 12 से लेकर 35
तक के आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चैप्टर का नाम क्या है? मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। अब हम लोग चलेंगे DPSP की तरफ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसकी हिंदी लिख के दिखाइए तो। आ गया, मान लो हिंदी का पेपर पास करना है और ट्रांसलेशन आ गया, आ सकता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की हिंदी क्या है, अपने अपने से लिख के दिखाइए। आप लोग सब लिख दीजिएगा, मुझे मालूम है। यू ऑल कैन राइट इट, आई नो। सभी आप लोग हिंदी 10 तक तो पढ़े ही हैं, पढ़ी हो ना? जो 12 तक होगा। वेरी गुड। मोबाइल नहीं देखना है, सॉरी। मोबाइल देखे तो गए, वो यू आर आउट ऑफ कंपटीशन। लिख लो क्या होता है पहले अच्छा तुम बता रहे, बताओ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं सिद्धांत। हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व एवं सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं सिद्धांत। अब ये देखो, समझ लो क्या है। यहां पे सिटीजन गायब हो जाता है। यहां अब फंडामेंटल राइट तक सिटीजन प्रमुख था, मेन था ना। स्टेट और किसके बीच में बात चल रही थी? सिटीजन के बीच में बात हुई, तब ना सिटीजनशिप पहले पढ़े, उसके बाद ये किया गया है। लेकिन अब सिटीजन गायब हो गया। अब कौन आ गया? स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में आ गया। स्टेट और फेडरेटिंग यूनिट्स, ठीक है, पूरा देश और राज्य सरकार, ठीक है। अब वो बोलता है कि राज व्यवस्था और अभिशासन चलाने के लिए इन द मैटर्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नेंस एंड पॉलिटी, पॉलिटी क्या हो गया? राज व्यवस्था हो गया। गवर्नेंस क्या हो गया? अभिशासन हो गया। तो राज्य ऐसा कदम उठाएं, राज्य सरकार या पूरा सरकार जो ऐसा कदम उठाएं ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, वेलफेयर स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट हो सके। तो जब वेलफेयर स्टेट और खास करके सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स होंगे तभी तो वेलफेयर स्टेट होगा। कैपिटलिज्म तो यहां होगा नहीं। यहां क्या होगा? सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स। क्या क्या होगा? गांधीयन प्रिंसिपल्स, सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। ये दो प्रमुख हैं इसमें, 36 से लेकर 51 तक। जैसे कुछ में इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत गांधीयन, सब लोग जानते हैं, ठीक है। ये दो प्रमुख हैं। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी 50, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 51, ठीक है। और फिर आपके अलग अलग एक्ट जो आर्टिकल हैं,
जिसमें लिविंग वेज की बात की जा रही है, जिसमें नो वर्क नो पे बात की जा रही है, जिसमें बात किया जा रहा है कि ऑल मेन एंड वुमेन आर इक्वल, ठीक है, इक्वल पे फॉर इक्वल की वर्क की बात करें, जिसमें फ्री लीगल एड की बात किया जा रहा है, जिसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन की बात की जा रही है। तो ऐसे सब पार्ट को, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को अवॉइड किया है, क्योंकि इनइक्वालिटी को खत्म करना है, तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करना है। तो सोशलिज्म का मतलब ही क्या हो गया कि इंटरवेंशन एंड इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन डिसाइडिंग द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन। व्हाट टर्म्स? रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी, हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में गैप को खत्म करना है। क्लियर है? तो ये इस तरह के प्रिंसिपल जो होंगे वो किसके दायरे में आएंगे? डीपीएसपी के दायरे में आएंगे, जो ब्रॉडली गांधीयन प्रिंसिपल और सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे आधारित है। समझ में आया? क्लियर है? तो अब हम लोग 36 से 51 जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग पहले कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले ये कहां से लिया है इस पे लिखेंगे हम। किस पार्ट में है? पहले लिखिए पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। ये दो बेस आपके इंफॉर्मेशन है। और तीसरा है इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। अब यहां प्रश्न आता है कि आयरलैंड ने कहां से इंस्पायर हुआ? स्कॉटलैंड से हुआ था? आप बताइए। स्पेनिश, स्पेन से। हाँ हाँ तो ओरिजिनली इट वाज स्पेनिश, फर्दर इट वाज फॉरवर्ड टू आयरलैंड, so we have taken from Ireland. Yes. अब 36 में क्या है, सिर्फ इतना समझ लो, आप लिखना अपनी भाषा में, समझ लो, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा को वही माना गया है जो हम लोग आर्टिकल 12 में पढ़े थे। तो लिखेंगे क्या कि, लिखना नहीं अभी समझ, लिखेंगे क्या कि फॉर अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द स्टेट या फॉर डिसाइफरिंग द मीनिंग ऑफ द स्टेट, it will be construed, CONSTRUED, construed in the same manner as it was discussed or outlined in Article 12 of the Indian Constitution. लिख के दिखाइए।
सर जब ये आर्टिकल 12 में ऑलरेडी स्टेट की डेफिनेशन मेंशन है तो इसको डीपीएसपी में लाने का क्या? नहीं, वो नहीं बात है। चैप्टर का नाम क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी पॉलिसी जब भी कोई स्टेट निर्माण करेगा, बनाएगा, और इस चैप्टर में जब भी स्टेट शब्द आएगा कहीं भी इस चैप्टर में जिसका उल्लेख स्टेट से संबंध है हुआ हो, तो वो स्टेट मतलब रखेगा उसी को जो कि 12th रखेंगे। ठीक है, लिख लिया सभी लोगों ने? धीरे धीरे मत बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, लिख लिया सर। चलिए, वेरी गुड। 37 लिखिए। 37 application of directive principles. और उसके नीचे लिखिए, these principles aim at ensuring socio-economic justice to the people and establishing India as a welfare state. और अभी जो लिखा रहे हैं वो लिखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट डीपीएसपी इज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। दैट डीपीएसपी इज फंडामेंटल इन द गवर्नेंस। Therefore, state shall apply these principles while making law. While making law. इसका मतलब क्या हुआ? यहां से यहां तक बताइए। इसका मतलब जब भी पार्लियामेंट में लॉ मेकिंग होगी तो सबसे पहले तो मतलब डीपीएसपी ये बोलता है कि गवर्नमेंट को सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करनी है। तो जब कोई भी लॉ बनाएंगे तो वो ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि सोशल इकोनॉमिक जस्टिस उस लॉ में रिफ्लेक्ट हो रही है। डीपीएसपी का उसमें बेस या रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। और सेकंड पार्ट? उसके बाद डीपीएसपी इज द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस की मतलब अगर कोई भी लॉ बनाने के फंडामेंटल टू। अच्छा, फंडामेंटल टू मतलब कि गवर्नेंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डीपीएसपी है। इसलिए स्टेट को इंश्योर करना है कि वो अपने लॉज में डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को। और ये किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 37। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब यहाँ पे जो हमने बोला आपको कि डीपीएसपी को दो प्राइमरली भागों में बांटेंगे, एक गांधीयन प्रिंसिपल्स, एक सोशियो इकोनॉमिक। तो गांधीयन में कौन कौन से आर्टिकल आ जाएंगे और सोशियो इकोनॉमिक कौन? क्लियर? तो अब वहां पे दो भाग कॉलम बनाइए, गांधीयन प्रिंसिपल्स और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। क्लियर है? गांधीयन में आर्टिकल लिखिए पहले 40वां आर्टिकल 40 और डैश दीजिए, लिखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। टू ऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत।
अब देखो ये मैं बता दूं कि विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या किया गया। अभी संविधान तो आप पढ़ ही गए ना, तो थोड़ा सा आगे बढ़ के पढ़िए। दिमाग वेरी गुड। 73rd और 74th जो है उसको जो इम्प्लीमेंट कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया वो इसी की वजह से। एंड नागौर जिला वाज द फर्स्ट इन राजस्थान टू इम्प्लीमेंट दैट, सब हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि इन रिस्पेक्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSP what are the steps taken by the government? The first and foremost step was implementation of Article 40 in the form that during ज़्यादा बड़ा करके लिखना चाहिए, it was during the premiership of Rajiv Gandhi who envisioned the rural development, and without rural development socio-economic principles, benefits of socio-economic principles cannot be meted out to the world. ऐसे कर सकते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन में। एंड वन ऑफ द प्राइम फैक्टर वाज, वन ऑफ द प्राइम रिजल्ट वाज फर्स्ट इज 73rd व्हिच टुक केयर ऑफ रूरल, एंड 74th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये लिख दिया आपने। तो उसको क्या वो इम्प्रेशन गया कि हमने पूछा था, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल बेस का एकदम सीक्वेंस बना दिया। कैसे 39 आया, कैसे 40 आया, 40 से फिर 73rd और 74th डिस्क्राइब कर दिया। क्लियर है। और इसको समझ भी है कि ये जो DPSP फंडामेंटल गवर्नेंस में, तो अब ये समझो फंडामेंटल गवर्नेंस में उस समय जिसमें लाया 91-92 में लाया, तो उसमें सरकार को सुचारू रूप से चलाना है। ये कौन ध्यान है? सरकार का मुखिया। और सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी था। तो राजीव गांधी को ऑल बेनिफिट्स एक्रू कराना था, ऑब्टेन कराना था, ठीक है। तो वो ये काम एक लीडरशिप जो करता है, इमरजेंट लीडरशिप, एनविजन लीडरशिप, वो ये काम की। क्लियर है। राजीव गांधी ही थे जिसमें कि ये आपका हुआ 61st अमेंडमेंट फ्रॉम 21 to 18, दो बड़ा इंपॉर्टेंट है उनका देन कॉन्स्टिट्यूशनली, एक ये वाला और दूसरा ये, ठीक है। क्लियर है। तो पहला क्या लिखा? आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अब आइए 43 पे। ये देखो 43 जो है ये कुटीर उद्योग के बारे में, कुटीर कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हैंडलूम है, वर्कर वीवर्स है ना, ये सब कम्युनिटी जो है, पिटलूम है। तो इन सब का योगदान, इसको ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि ये खास करके वो तो हम लोग देखते हैं चरखा से स्टार्ट हुआ, तो चरखा वाज सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, ठीक है। तो प्रोग्रेस कैसे होगा? जब तक ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे इन चीज़ों को तब तक। तो इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए, सेकंड लिखिए, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। अब जो गांधीयन प्रिंसिपल है ना, तो व्हाट गांधी जी स्टूड फॉर, गांधी जी स्टूड फॉर विलेज, बोले गांव में ही आत्मा बसती है। तो एक तो उनको ऑर्गेनाइज किया, फिर कुटीर उद्योग को किया। अब तीसरा, अच्छा शराब के खिलाफ होंगे, शराब को इनकरेज करेंगे, वो खिलाफ होंगे। तो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स वाले को उसमें लिखिए आर्टिकल 47, टू प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। To prohibit क्या लिखा? टू प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। अब देखो यहाँ पे कई, बिहार में शराबबंदी हुआ, तो ये क्या है? ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स जो है वहाँ
ड्राई स्टेट, यस ड्राई स्टेट। तो एक्सचेकर को काफी लॉस होता है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन एक्सचेकर को लॉस होने के बावजूद क्या हमको तो सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल को भी ध्यान में रखना, खाली इकोनॉमिक प्रिंसिपल कैसे, सोशियो इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक नहीं है ये। इसलिए दैट लॉस कैन नॉट बी कंपनसेटेड इन केस we allow somebody to, everybody to have intoxication, so overall productivity of a nation will decrease then. और पिएगा that will down वो आएगा ही नहीं, वो आएगा काम पे आए नहीं आएगा। वर्कर, मेनली वर्कर कम्युनिटी के लिए क्या, क्योंकि वो लोग ज़्यादा सिका वल्नरेबल हैं वो ज़्यादा, और फिर घर में डोमेस्टिक वायलेंस भी करते हैं, वो पीटते हैं बच्चों को, वाइफ को। पेपर में पेपर डे टू डे हैपनिंग्स इन इंडिया, इंडिया इसी के लिए जाना जाता है, ये सब चीज बहुत अच्छा कैरेक्टराइज होता है इंडिया में। देखो एक बात है, वर्कर कम्युनिटी एंड फार्मर कम्युनिटी एवरी डे दे आर फाइटिंग देयर लाइफ, एवरी डे। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य की समस्या हमेशा से, वो कम्युनिटी ऐसा है 47 से अब तक वो कम्युनिटी है, खत्म तो नहीं हुआ, क्योंकि उसमें भी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री उसमें भी था, आज भी लेबर इंटेंसिव। यू गो विजिट नोएडा, garment export, labor intensive industry. I have worked in that industry as a HR head, so I know. तो उन लोगों को समस्या जो पहले अभी भी है तो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो आप लोग बनेंगे तो कुछ उम्मीद कर सकते हैं, चेंज एजेंट क्या नहीं, उस भावना से जाएंगे कि नहीं, बदलाव करने की भावना से, या अच्छा पोस्ट मिल गया, आराम से बैठे, इनकम टैक्स कमाई का साधन मिल गया, क्यों इधर उधर करना है। सिविल सर्वेंट इज मेंट टू क्रिएट समथिंग, एडमिनिस्ट्रेटर इज मेंट टू अचीव समथिंग। चलिए क्या क्या लिखा आपने, 40, 43, 47, 47 भी लिख लिया ना, 40, 43, 43, 47, 47, 48 लिखिए, 48। अच्छा गांधी जी, दो ये सब तीनों चीज, गांधी जी किसके फर्स्ट क्या था, विलेज के, गांव के बारे में सोचा, उसके बाद कुटीर उद्योग के बारे में सोचा, उसके बाद भाई इंटॉक्सिकेशन नहीं करना, तो उन्हीं के प्रिंसिपल है, और लास्ट में जो 48 है, गौ हत्या। समझ में आ गया, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। क्या वो गौ हत्या के फेवर में थे? नहीं। तो लिखिए कॉस्ट स्लॉटर, यहाँ पे लिखिए टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ कॉज, काव्स एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट कैटल्स। क्या क्या लिखा? Milch cattle, MILCH, milch cattle, and draught animals. Draught animals. बताइए, कैमल ड्रॉट एनिमल नहीं है? क्लियर है? फिर से पढ़ लीजिए गांधीयन प्रिंसिपल्स को, फिर से पढ़िए और बताइए क्या नहीं समझ में आया। गांधीयन प्रिंसिपल का आर्टिकल बताइए फटाफट। अब आ जाइए सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे। सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, अब ये बताओ सोशियो इकोनॉमिक और गांधीयन में क्या डिफरेंस है? सोशियो इकोनॉमी में किस किस चीज की बात की जाएगी?
अगर कोई लेबर है और आपकी इंडस्ट्री, आप मालिक हैं फैक्ट्री के और 1000 लेबर आपके यहाँ काम कर रहा है, तो आप चाहेंगे कि उसको एक मिनिमम वेज मिले। जो स्टेट वो तो देंगे। आप अच्छे मालिक हैं तो आप क्या बोलेंगे, मैं मिनिमम की बात है, मैं लिविंग वेज दे रहा हूँ, मिनिमम वेज से भी ऊपर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सोशल बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, क्योंकि उनके लाइफ में हम चेंज लाए। जो दूसरा, जो व्यक्ति ऑर्डिनरी सिटीजन है, ही कांट फाइट हिज केस और स्टेट उसकी व्यवस्था करता है, फ्री लीगल एड, क्या ये सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या, पहले बताओ सर। बड़ा अच्छा प्रश्न उन्होंने किया है कि 44 में हम लोग डील करते हैं क्या, UCC। आधे मिनट का समय, सोचो क्या मतलब हो सकता है और उनको जवाब दो। देखो, ये सोशल है, इकोनॉमिक पॉइंट इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। इसमें क्या है, सोशल है, ये इकोनॉमिक पॉइंट नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए मिसलेनियस में आएगा, ये सोशियो इकोनॉमिक में नहीं आएगा। लेकिन क्यों नहीं, आप पूछो क्यों नहीं आएगा? अब ये पूछना होगा ना। एक तो मैंने बता दिया कि कैसे आप कह सकते हैं, ये पूछो कि कैसे आप कह सकते हैं इकोनॉमिक पॉइंट नहीं जुड़ा हुआ है, आप प्रूव कीजिएगा ना। मान लो क्वेश्चन आ गया कि व्हाई आर्टिकल 44 शुड नॉट बिकम द पार्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल, व्हाई शुड बी मिसलेनियस पार्ट। आप समझिए बात को, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल, यू आर नॉट पुटिंग इट इन द सोशियो इकोनॉमिक प्रिंसिपल, it goes into miscellaneous principle, right? Liberal intellectual principle. Now, why? भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड है का मतलब क्या होता है, सब समझ लो। सिविल कोड है, सबसे पहले सिविल वर्ड है। सिविल करने का मतलब ये होता है कि, अच्छा ऐसे समझो, कैन वी हैव द सेम टाइम ऑफ प्रेयर एज व्हाट गोअन्स डू? कैन वी वियर इफ imposition same costumes as what Maharashtrian do? It cannot be possible. क्या मैरिज जो होगा, मैरिज राइट्स पॉसिबल है कि मैरिज राइट्स, अब यहां पे राइट्स मैरिज सोशियो पे आ गए कि पोस्ट मैरिटल राइट्स जो डॉटर इन लॉ को मिलता है, ठीक है, या सन इन लॉ को हो सकता है, इनहेरिटेंस करेगा, वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा, सन नहीं है, हियर नहीं है, लीगल हियर नहीं है, ठीक है। तो वैसे सब लॉ जो परमिट करते हैं मैरिज, जो परमिट करते हैं इनहेरिटेंस, जो परमिट करते हैं सक्सेशन राइट्स, ठीक है, तो इनको कहते हैं, क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड में लॉ रिलेटेड टू डाइवोर्स भी आएगा, लॉ रिलेटेड टू मैरिज भी आएगा, लॉ रिलेटेड टू इनहेरिटेंस भी आएगा, लॉ रिलेटेड टू सक्सेशन राइट्स भी आएगा, कि भैया ये कुर्सी तो अब इस लड़की का है, इनकेस मान लो है, क्योंकि ये क्या है, इसकी बहन ही है, भाई नहीं है, तो फादर ने क्या किया, इसके फेवर में दे दिया कि यही अब इस कुर्सी को संभालेगी, सक्सेशन इसी का होगा। क्लियर है? तो अब जो विल में है तो शी हैज टू एक्सक्यूट द पावर, सक्सेशन हो गया इसका। गोवा और उत्तराखंड का जो मामला है वो उसमें क्या राइट से क्या इन्वॉल्व हुआ है, उसमें क्या इंप्लीमेंट हुआ है, तो भाई उनमें इनहेरिटेंस और सक्सेशन वाला पार्ट है, ठीक है, तो वो ठीक है, दैट्स ओके। तो रिलेटेड मामला फंस रहा है मैरिज वाले में, मामला फंस रहा है मैरिज वाले मामले में, ठीक है, तो वो सरकार धीरे धीरे, अच्छा, इट इज नॉट एनफोर्सेबल, डीपीएसपी इज नॉट एनफोर्सेबल, नाइदर एनफोर्सेबल नॉर जस्टिसेबल। तो इसका मामला तो ऐसा है कि कोर्ट से आपको ये तो कैसे आपसी समन्वयता से काम चलेगा इसमें। क्लियर है? ठीक है,
तो ऐसा कोई कानून स्टेट ना बना दे, बोलेंगे भाई इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखिएगा, तो हम इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखें कि यूनिफॉर्म मैरिज होना चाहिए, एक्ट सबके सब, हिंदू लॉ सब कॉमन होना चाहिए, मोहम्मदन लॉ सब जगह कॉमन होना चाहिए, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। अगर ऐसा हो गया तो लोग, नियम तो 1 मिनट में बन जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर उपद्रव शुरू हो जाएगा सब जगह, जैसे होता है इंडिया में। देखिए लाल किला में क्या हुआ, सीए कितना बड़ा उपद्रव खड़ा हुआ। तो इस टाइप से ना हो, शांति समन्वयता रहे, तो इसलिए सरकार धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करने की सोच रही है। कोई भी सरकार आई, ये नहीं कि मोदी, कोई मान लो कि राहुल गांधी की सरकार आती है, किसी की सरकार आती है, तो उनको भी डोंट लाफ इन द नेम ऑफ राहुल गांधी, ही इज आल्सो इक्वली कैपेबल, ही इज इक्वली कैपेबल नाउ। ठीक है, क्लियर हो गया? तो कौन कौन सा प्रिंसिपल लिखेंगे इसमें? 40 सोशलिस्टिक प्रिंसिपल लिखिए फटाफट। 38 लिखिए। "38 is about minimizing the inequalities." अब इसमें बात है इनइक्वालिटीज मिनिमाइज किया जा रहा है। पहला, किस मामले में इनइक्वालिटी, क्या करें और क्या इससे हासिल कर लेंगे आप? दो बातें होती हैं, इनइक्वालिटी असमानता हुआ ना, तो असमानता को खत्म करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? समानता हासिल करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे समानता खाली इक्वालिटी बोलने से नहीं होगा, वहां पे पॉलिटिकल जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, अल्टीमेटली जस्टिस ही तो है। तो ऑब्जेक्टिव क्या लिख लीजिए? सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये ऑब्जेक्टिव 38 का ऑब्जेक्टिव यही है। अब ये अचीव माध्यम कौन होगा? स्टेट होगा। किसके माध्यम से जस्टिस अचीव होगा? स्टेट के माध्यम से। कह कौन रहा है? संविधान कह रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इनइक्वालिटीज किस किस मामले में कम करेंगे आप? नहीं, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटीज बात की गई है, नहीं, इनइक्वालिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? इनकम होगा, लिखिए इनकम। इनइक्वालिटीज इन व्हाट रेस्पेक्ट? इन इनकम। स्टेटस होगा, भाई इनकम क्या हो गया है? ये 1 लाख रुपया कमाती है, वो 10 लाख रुपया कमाता है, वो 20 लाख रुपया कमाती है, मैं 50 लाख रुपया कमाता हूँ, वो 1 करोड़ कमाता है। डिफरेंस हो गया ना। अब आप यहां बोलिएगा सर कुछ भी हो, ईच अकॉर्डिंग टू वंस ओन कैपेसिटी। आप ये बगल में मेरे बैठा हुआ ये 2 करोड़ लायक है, ही इज एमटेक, ईच अकॉर्डिंग टू वंस कैपेसिटी। आप एमबीए में 50 लाख, वो बीबीए है 20 लाख, तो वो सब ईच अकॉर्डिंग टू वंस ओन कैपेसिटी, नो। और एमबीए वाला महा बेवकूफ आदमी, है ना, एमबीए स्टार महा बेवकूफ आदमी। आज इंजीनियर आया नहीं है, एमटेक, हाँ, इज नॉट वेल। उनको एक हॉस्टल अलॉट हुआ था, तो खाली करने के लिए बोल दिया गया था। क्यों? बस रहने के लिए देगा, हैं? हॉस्टल खाली करने बोला गया, क्यों? कंस्ट्रक्शन वाला काम चल रहा है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन का काम। उनको उनके बस रहने के लिए जगह बोला। अच्छा, ठीक है। नहीं हो गई। आलम नाम है ना? अरशद। Are you there, Arshad? Are you hearing? Is my voice audible to you, Arshad?
हाँ, वो भी कल बता रहे थे, वो जो एक और एक लड़की आती है डिफेंस में, शायद उसका बैकग्राउंड डिफेंस का है, साक्षी, और एक और लड़का जो आता है, क्या नाम है, रोहित जी। वो बोला रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम सुन लेते हैं आपका, तो बहुत लोग जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स पे रिलाई कर रहे हैं, तो हमने रिकॉर्डेड लेक्चर, तो आप लोगों हमको तो इच्छा नहीं होती है कि रिकॉर्डेड लेक्चर से कोई सुने, ठीक है, इट्स अ फैसिलिटी, बट बिकॉज आई हैव नॉट बीन अट्यून्ड टू दैट वे। आजकल हो गया, इससे फैसिलिटी अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का रिस्पेक्ट करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल टेक्नोलॉजी, बट गिवन द फैक्ट दैट आई एम आस्क्ड टू अटेंड द लेक्चर, so it should be ever be offline, it will never be online। हमको समझ नहीं आता, मुझे तो मेरा ग्रास्पिंग कैपेसिटी कम हो जाती है बोल वही रहा है, सब कुछ भी कर, लेकिन मैं उसको नहीं, बट आई इनकरेज देम स्टिल, क्योंकि आई एम नाउ नॉट इन योर जनरेशन, आप आगे इस जनरेशन में हैं, तो आप लोगों का रिसेप्टिविटी आप लोगों की ज़्यादा तेज है। ठीक है, तो 38 में है, क्या लिखेंगे, स्टेटस तो लिखिए। और 2 पॉइंट अपने से बताइए, आप ही बताइए, और किस किस में हो सकता है। फैसिलिटीज, और लास्ट बच जाएगा वो, अब जो बता देगा वो विनर है, वो आज के क्लास का विनर। क्या क्या मैंने बोला, और दिमाग लगा क्या, किस में अपॉर्चुनिटी है, वहाँ क्या है, अवसर, लिखिए अवसर, अपॉर्चुनिटी, इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, 38 बताओ क्या, 38 क्या बोल रहा है, कैसे मिनिमाइज करेंगे, थर्टी 39 लिखिए, 39 पे आ जाइए। क्या ये तो डिटेल हो गया, आप क्या, हाँ इसको अभी इसको देखो, ये इसके तत्व को पकड़ो, आप बेसिक चीज किसी की मान लो, जो भी प्रश्न आएगा मेन में, ये पॉइंट को आप पकड़ लीजिए और क्वेश्चन के हिसाब से मोड़ दीजिए उसको, यू हैव टू टर्न इट इनटू दैट। they won't, civil services, they won't ask you directly what is article 39, what is article 38, no, with what vision, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, क्या, with what vision state has included in amendment, अभी amendment भी पढ़ेंगे हम, let's say 42nd amendment में आया, 48A आया, 39A भी आया, तो with what intention, ऐसा क्या था जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नहीं सोचा, बाद में वो चीज आया दिमाग में, तब ना उसका अमेंडमेंट लाया गया। तो एक क्वेश्चन जो मैंने दिया था कि डू यू फील नीड टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो पूरा संविधान पढ़ने के उपरांत ही वो आंसर पूरा होगा, लेकिन मैंने उसको ही बोला था आलम को, उसको अफसर को, उसने अच्छा लिखा है, बट व्हाट आई वांट इज दैट इन एवरी चैप्टर देयर स्टैंड्स अ स्कोप फॉर रिव्यू। ठीक है, 1 or 2 पॉइंट, सो यू हैव रेड अप टिल फंडामेंटल राइट, now you'll write till fundamental right only, right? Once you read about union legislature, union judiciary, state judiciary, तब समझ में आएगा, then you'll learn कि बहुत सारे लूप होल्स हैं जहाँ की मुझे लगता है कि मेरे अनुसार, क्योंकि मेरे आर्गुमेंट पे वो इंटरेस्टेड किया है, डू यू फील, तो यस आई फील, दीज आर द एरियाज वेयर आई फील। ठीक है, तो how it will be handy to you once the chapters are well read, well understood, then only you are in a position to write। तो वो बहुत अच्छा से फिर आंसर निकल के आएगा उसको, वो मैंने इसी प्रैक्टिस के लिए दिया कि आपका, क्योंकि अभी तक में 2-4 पॉइंट है जो कि एफआर तक में आप लिख सकते हैं, बट डीपीएससी में है पॉइंट, सिटीजनशिप में था, यूनियन टेरिटरी में था, उसमें था, तो ये उसमें तक कर सकते थे, लेकिन क्या कहते हैं, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में है जो अभी नहीं हुआ है।
इमरजेंसी प्रोविजंस में होगा, अमेंडमेंट प्रोसीजर में होगा। क्लियर है? तो आप क्या लिखा अभी आपने? अब आ जाइए आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में लिखिए पहले, प्रोवाइडिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन। दूसरा लिखिए, ownership and control of material resources shall be organized in such a manner to serve the common good. समझ में आ गया? हम अपने जितने भी संसाधन हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, मटेरियल रिसोर्स है, एनर्जी रिसोर्सेस है, फॉरेस्ट रिसोर्सेस है, ये सारे रिसोर्सेस को इस तरह से हम यूज ही करें कि एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आज हम लोग बात करते हैं। तो व्हाट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स? तो यहाँ पे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग दी needs and goals of future generations. क्लियर हो गया? तो ये एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, लिख लीजिए इसको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, उसको अवॉइड करना है। अवॉइड द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। फिर आ जाए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो लिख लीजिए फटाफट, फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। क्लियर? अब कहीं रोजगार आपके ये भी देखना है, मुखिया है, प्रधानमंत्री है, उसको ये भी देखना है। बड़ा अच्छा पॉइंट है ये, समझ गए? आप हैं एमटेक और आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डीएमई वाला जॉब भी अब करने के लिए तैयार हो गए। तो मिसमैच हो गया ना क्वालिफिकेशन का। तो सुटेबल अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रदान करना भी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं मोदी जी। वो उसका ये इसी का पार्ट है, वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना ताकि मिसमैच कम हो, प्रोडक्टिविटी निकल के आए कि एमटेक वाला की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगा, बीटेक वाला उससे कम होगा, या स्फेयर ऑफ एक्टिविटी उसका उसी हिसाब से क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन और जॉब वर्क जो है उसका मिसमैच नहीं होना चाहिए, सुटेबिलिटी होनी चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए। तो लिखिए सुटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, suitable employment opportunity and healthy working conditions
सबके लिए, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए, फॉर वुमेन, मेन एंड चिल्ड्रन। अब बच्चे भी काम कर रहे हैं तो उनका मॉरल डिग्रेडेशन ना हो, एक्सप्लॉइटेशन ना हो, ये नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। सेफगार्ड्स ऑफ चिल्ड्रन, safeguarding children against moral degradation and exploitation. ठीक है, कौन कौन सा आर्टिकल हो गया इसमें? 38। अब आइए 39A। अच्छा, यहां पे एक चीज ध्यान रखिए कि जो हेल्दी वर्किंग कंडीशंस वाला मामला है ये बाद में ऐड हुआ था। ये लाइन जो है ये 42nd अमेंडमेंट 1976 है, वो मैं लिखा दूंगा, मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ है डीपीएस में, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे बाद में। अभी आप लिखिए क्या 39A लिखिए। ये फ्री लीगल एड जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, फ्री लीगल जस्टिस थ्रू सुटेबल लेजिस्लेशन, disbursement of free legal justice. ये भी आया कब? 42nd से आया, 1976 से। क्लियर है? अब 41 जो है, 40 डिस्कस कर लिए हम लोग, 41 जो है ये राइट टू वर्क है, ये ध्यान रखेंगे। क्या मतलब है इसका? क्या फंडामेंटल राइट नहीं होना चाहिए? तो इसको संविधान ने स्टेट को राइट टू वर्क करके क्या बोलना चाहा, ये प्रश्न उठता है ना, इसको तो वहीं डाल देना चाहिए। और फिर लिखिए कॉमा देके, राइट टू वर्क कॉमा टू एजुकेशन and to public assistance. In cases of unemployment, comma, old age, comma, sickness and disability. अब मेरा प्रश्न ये है कि राइट टू वर्क को यहां क्यों डाला गया? बहुत ही आसान है समझना, समझो पहले बात को। ये राइट टू वर्क वहां भी डाल सकते थे ना, इट वुड हैव बीन इंक्लूडेड देयर
case of fundamental right. But fundamental rights are available without any discrimination to all citizens of India. Clear है? सबसे पहले सभी सिटीजन्स को बराबर, लेकिन यहाँ पे क्या है, इन केसेस ऑफ सिक अनएम्प्लॉयमेंट तब जाके उनको राइट टू वर्क की बात की गई है, यानी ये कंडीशंस होगा तब बात किया गया ना, नहीं समझ बात को। कोई इनकैपेसिटेट फैक्ट्री में काम करता था, इनकैपेसिटेट हो गया, अब उसकी काम करने की क्षमता कम हो गई एक्सीडेंट के बाद, समझ बात को। एक नौकरी कोरोना में बहुत लोगों की नौकरी चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सिकनेस बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के केसेस में, इन ऑल दीज केसेस व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज स्टेट वुड मेक लॉ एंड वुड सिक्योर देम। अभी इनसिक्योरिटी था, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड, किस मामले में, इन सब कंडीशंस में राइट टू वर्क हो जाएगी ताकि उसका अर्थोपार्जन चलता रहे। ठीक है, लिखिए, इन केसेस दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, इन केसेस ऑफ ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबिलिटी। बस हो गया, क्लियर, समझ में आया। 42 पे आइए। अब यहां पे मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है। तो मैटरनिटी रिलीफ में एक MB एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो एक्ट आया कैसे, इसमें संविधान में प्रावधान है, उसका एक्ट आया, मैटरनिटी बेनिफिट आया, या किसी रूप में पहले से था, जैसे फैक्ट्री एक्ट सब, या कुछ ये WC एक्ट है, वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट, ये संविधान आने के पहले इंप्लीमेंट हो चुका था। यह प्रोविडेंट फंड एक्ट जो है, लेबर लॉज, ये टाटाज और बिरला जैसे कंपनी में कुछ दूसरे तरीके से इसका अनुपालन हो रहा था, दो बाय नॉट नेम PF, लेकिन उसका अंशदान जा रहा था, कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा था, और वो लेबर के बेनिफिट्स में ही था। बाद में सरकार इंस्पायर होगी तब ये सब एक्ट बनाई है। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्रीज तो पहले आया, बाद में ये आया ना, टाटास की फैक्ट्री पहले लगी थी, बाद में लेजिस्लेशन आया, संविधान आया, उसके बाद फिर लेजिस्लेशन आया, कुछ पहले भी आ गया था एक्ट, बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट से बना, उसका कंटिन्यू हुआ। 48 में के पहले भी था एक्ट सब। वर्कर्स कंपनसेशन एक्ट 23, सबसे पहला था WC, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, महिला और ये जो करेंगे 1923 है, अब 47 में 23 से ही चल रहा है। अब जाके इधर पूरे लेबर को कोडिफाई करके अलग अलग किया गया, जो पैसा वाला अलग कर दिया गया, सर्विस कंडीशंस वाला अलग कर दिया गया। ठीक है, जैसे पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट पैसा से संबंधित है, पेमेंट ऑफ वेजेस हर 7वें दिन पैसा मिल जाना चाहिए, 10 तारीख 7 तारीख को सबको पैसा मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं, तो ये सब पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट जाता है। इक्वल रेम्यूनरेशन, ये भी पैसे से संबंधित है। ठीक है, तो सबको अलग अलग कर दिया गया अब इस बार में, 2 साल पहले। तो अब लिखिए, इसमें क्या लिखा अभी, लिखिए, सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क, सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, क्लियर है ये वाला। आइए 43rd A में, 43A, जितना A वाला है, 39A, 43A, 48A, सब आए हैं कब से, 76 से, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया। अब 43A बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग फैक्ट्री की बात कर रहे थे, अब मैनेजमेंट ऑफ द फैक्ट्री है, मान लीजिए मिल की मालिकिन है, अब हम लोग लेबर हैं। कल तक क्या था, इनका हुकूमत चलता था, आज इनको समझ में आ रहा है कि पार्टिसिपेशन जरूरी है वर्कर्स का इन मैनेजमेंट। अगर इनके ट्रेड यूनियंस को ना हम लेके साथ चलें
तो उपद्रव टर्बुलेंस फैक्ट्री में हो सकती है। अब इनको रियलाइज हो रहा है ये बात। क्यों? क्योंकि अब इनका स्टाइल ऑफ लीडरशिप चेंज हो गया। पहले क्या था? अथॉरिटेटिव था, व्हाट आई से इज अ लॉ, ठीक है। अब वो काम नहीं चलेगा। अब क्या हो गया? डेलीगेटिव हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया। 4 मेथोडोलॉजी होता है लीडरशिप में, ABCD। ए होता है अथॉरिटेटिव, बी बन जाता है बेनिवोलेंट, सी हो जाता है कंसल्टेटिव। अब हम लोग कंसल्टेटिव की बात कर रहे हैं, और डी होता है डेलीगेटिव। तो कंसल्टेटिव में चल रही है ये मैम। तो कंसल्टेटिव की वर्क पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लियर है? लिखिए, लिख के दिखाइए। फोर्टी 43 हमने क्या पढ़ा था? चेक करो। और 43A में क्या आ गया? क्लियर है? अब आइए 43B भी आ गया। बस 43B का छोड़ देंगे उनको। लिखिए 43B। टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन कॉमा ऑटोनॉमस फंक्शनिंग कॉमा डेमोक्रेटिक कंट्रोल and professional management of cooperative societies। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बारे में बात की, ठीक है। सहकारिता, जैसे अमूल है सहकारिता, कोऑपरेटिव। तो ऐसे सोसाइटी कोऑपरेटिव का एस्टैब्लिशमेंट करना है। उसमें क्या पार्टिसिपेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के आधार पे वो चलता है, ठीक है। तो इसका प्रावधान भी इसमें है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की फंक्शनिंग में उसे कंट्रोल पे स्टेट का होगा। और मैनेजमेंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट में जनरली ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट सब इसलिए बोला गया क्योंकि ये अक्सर जब होता है क्या कि जो अच्छे प्रोफेशनल्स का इंक्लूजन कब होता है? जब वो पैसा देगी तभी तो आएंगे, कैट से IIM करके आएंगे, नहीं तो ये लोकल MBA वाले जाएंगे वहाँ काम करने के, ठीक है। लोकल MBA में जो ग्रेटर नोएडा वाले सब कॉलेज हैं, और अगर कैट से ज़्यादा पैसा देना होगा तो वहाँ पे वो ऐसा बना के चलना है कि कुछ उधर से भी आएगा, कुछ इस तरफ से पूल से लेंगे, क्योंकि सबको एफर्ट कर नहीं सकते हैं और एकदम नील भी नहीं हो सकते हैं। तो बैलेंस मैनेजमेंट, इसी ये वह सहकारिता मैनेजमेंट, उसकी मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है। ठीक है, तो अभी यहीं तक रहने दीजिए 43B तक।